नमस्कार साथियों, आपका 4 स्टडी अड्डा में स्वागत है। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह, शॉर्ट में केपी सिंह चाहर। क्योंकि आज हम पहली बार क्लास ले रहे हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बताऊं। मैं जनपद आगरा का रहने वाला हूं। मैं पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर जनपद रायबरेली में तैनात हूं। इससे पूर्व 2 माह पहले मैं जनपद अंबेडकर नगर में कार्यरत था। वहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ शुल्क पढ़ाता था। तो उन सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि सर, उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि सर आप पढ़ाइए, हमें पढ़ाइए। तो रायबरेली से जनपद अंबेडकर नगर की डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर पड़ती है। तो फिर ये उचित नहीं था, तो उन लोगों ने कहा कि सर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाइए। तो काफ़ी सोचा विचारी की, क्योंकि इस बारे में मुझे नहीं पता था कि कैसे ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो हुआ ये कि पुलिस विभाग में आने से पहले मैं अपने गांव में भी अपने साथ वालों को पढ़ाता था। तो अब पुलिस 2023 की वैकेंसी आने वाली है, तो उन सारे लड़कों ने कहा कि भाई केपी पढ़ा दो यार हमें। तो एक हमारे परम मित्र हैं गौरव चाहर, और वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी अध्यापक की। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, और उसने मुझे बताया कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इसी वजह से आज से हम इस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मेरे बारे में इतना ही बहुत है। और अभी हम शुरुआत फ़ोन से कर रहे हैं, तो शायद ये मतलब वीडियो क्लियर भी नहीं आ रही हो, आवाज़ बहुत 1-2 दिन में आ जाएगा। तो तब वो आ जाएगा तो शायद आवाज़ भी, जो आवाज़ की प्रॉब्लम रहेगी वो भी ना रहेगी। तो मेरे बारे में बस इतना ही। अब थोड़ा हम देखते हैं कि शुरुआत हम मैथ से करते हैं, ठीक है। तो मैथ में अंकगणित, अंग्रेजी में अर्थमेटिक और एडवांस, 2 प्रकार के मैथ होते हैं। जो बेसिक हम यूपी पुलिस के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एडवांस वो अर्थमेटिक आएगा, अंकगणित। और जैसे कि सीपीयू और सीजीएल और यूपी लेखपाल, इनमें ये यहाँ से भी और यहाँ दोनों जगह से क्वेश्चन उठाते हैं। तो टॉपिक देख लेते हैं। बेसिक आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ में 25 से 30 बुकों में सभी में चैप्टर होते हैं, पर वो एक्चुअल में क्या होते हैं? 5 चैप्टर। देखो कैसे। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में ही आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, ये लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक, और सीक्वेंस सीरीज, क्रम श्रेणी। मतलब नंबर सिस्टम के ये 3 पार्ट हैं। रेशियो, अनुपात के तुम्हारे ये 5 पार्ट हैं। क्या क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपात व समानुपात। ये क्या हो गया? पार्टनरशिप, साझेदारी। ये क्या हो गया? मिक्सर एंड एलिगेशन, मतलब मिश्रण। चौथा है एवरेज, औसत। और 5वां है प्रॉब्लम ऑफ एज। तो क्या होता है? आयु संबंधी प्रश्न। तो ये 5 तुम्हारे रेशियो के हो गए। परसेंटेज के, तो परसेंटेज बेस जो मतलब वो बनते हैं वो तुम्हारे का चैप्टर, तो वो क्या क्या बनते हैं तुम्हारे? एक तो ये हो गया इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट, ब्याज। तो ब्याज भी 2 प्रकार की होती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, और क्या ये? प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? लाभ हानि। हाँ, डिस्काउंट क्या है? बट्टा। और ये क्या है? परसेंटेज क्या है? प्रतिशत। ये तुम्हारे परसेंटेज से हो जाएंगे ये टॉपिक। अब आपका आता है टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी, समय, कार्य एवं क्षमता।
तो इसकी तर्ज पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें, इसमें पढ़ना है हमें टाइम एंड वर्क, समय व कार्य, और पाइप एंड सिस्टर्न, टंकी व नल एवं टंकी। 5वां हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस। तो समय, दूरी व चाल, इसके बेस कौन कौन से चैप्टर होंगे। एक तो ट्रेन होगा, रेलगाड़ी, और दूसरा क्या होगी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, और रेस। तो ये तो हमारे हम अंकगणित में पढ़ने वाले चैप्टर हैं। यानी हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में एलजेब्रा, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारे वो रहेंगे चैप्टर, और इन्हें हम ऐसे पढ़ेंगे। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। क्योंकि शुरुआत नंबर सिस्टम है तो हम संख्या से, नंबर से ही शुरुआत करते हैं। और आज एक ज़्यादा लंबी हमें वीडियो नहीं बनानी, एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, जिससे कि मतलब जब हम देख सकेंगे कैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही अपलोड करेंगे। और तब तक ऑनलाइन वो मंगाया है, वो माइक भी आ जाएगा, और जो भी थोड़ी बहुत हमारी जो कमी है वो हम उन्हें सुधार लेंगे, और आगे से फिर बड़ी क्लास चलेगी। हाँ, शुरुआत में छोटी क्लास रखने का एक और भी उद्देश्य है कि यूट्यूब पे लाइव क्लास तब तक नहीं आती है जब तक शायद 200 सब्सक्राइब नहीं हो जाते हैं। तो जब तक 200 सब्सक्राइब अपने चैनल पे होंगे तब तक हम एक ऐसे ही थोड़ी बहुत रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे, और फिर हम ऑनलाइन आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, और फिर अब हम आगे नंबर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ट्री, दोस्तों ये नंबर चार्ट ट्री है, तो हम इसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे। तो पहले ही आपको हमने बना के दे दिया है, अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। संख्या लगभग हम बचपन से सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो गणित में यूज होती हैं वो सारी संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब हम दोनों के बारे में जानते हैं कि क्या वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो दो दोस्त होते हैं, तो वो आपस में डिबेट करते हैं, मैं तेरे से बड़ा नंबर बोलूँगा और दूसरा कहता मैं तेरे से बड़ा नंबर बोलूँगा। तो इन दोनों में डिबेट चलती रही। तो एक ने 100 बोला, 200, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, और ऐसे बोलते गए। फिर फाइनली वो ऐसी जगह पे आ गए कि वहां से उन्हें कुछ मतलब जो अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो जैसे कि उसने कह दिया कि आई, उसने कह दिया 10 आई। तो क्या हुआ कि इसकी वैल्यू के लिए अब दोनों में वो हो गई कि दूसरे ने कह दिया कि 10 के बड़ा होता है। तो अब ये क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि आई और के की क्या वैल्यू है। तो उन्होंने एक काल्पनिक संख्याओं का इस्तेमाल कर लिया। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जो हम सारे नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने हैं, 9 नंबर। सारे नंबर इन्हीं से बनते हैं। वास्तविक तो ये 9 ये और 1 0, टोटल कितने हुए, 10 हुए। और जितने भी नंबर बनते हैं वो सारे इन्हीं से बनते हैं, चाहे वो
भिन्न रूप में बने, चाहे वो दशमलव रूप में बने, चाहे वो भिन्न रूप दशमलव रूप, चाहे वो नॉर्मल ये रहे, चाहे नकारात्मक रहे, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कैसे भी रहे, पर टोटल नंबर इन 10 अंकों से ही बनते हैं। सभी संख्याएं इन 10 अंकों से बनती हैं, और जिन 10 अंकों का इस्तेमाल करते हुए जो भी संख्याएं बनेंगी वो कैसी रहेंगी, वास्तविक संख्या। और इनके साथ कोई, जैसे कि आयोटा, आई के काल्पनिक संख्या जोड़ दी जाएगी तो वो कैसी संख्या हो जाएंगे, काल्पनिक संख्या हो जाएंगे। तो वास्तविक संख्या में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसे भी फॉर्मेट में आए, चाहे ये भिन्न फॉर्मेट में आए, चाहे ये दशमलव फॉर्मेट में आए, किसी भी रूप में आएगा, ये वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी और बाकी की काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी, जो कि आयोटा और के वगैरह वगैरह होती है। काल्पनिक संख्याओं की हमने कहानी तो अभी बता ही दी थी कि दो दोस्त आपस में डिबेट कर रहे थे, मैं तेरे से बड़ा नंबर बोलूंगा, मैं तेरे से बड़ा, और फाइनली उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और उनकी वैल्यू उन्हें पता नहीं चल पाई। तो यही काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो काल्पनिक संख्या का सिंपल सी बात है, जब इसका कोई, ये जो नंबर ट्री पढ़ रहे हैं हम, उसमें कोई आगे पार्ट नहीं है, इसके पार्ट हैं। इसके क्या पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हुए। क्या 2 पार्ट हुए इसके? पहले पार्ट को कहा परिमेय, परिमेय अपरिमेय, रेशनल इरेशनल। तो परिमेय संख्या के क्या पार्ट होते हैं? परिमेय संख्या, पहले ये देखते हैं हम परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो बचपन से हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या की। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी हो, क्या, जो p/q के रूप में लिखी हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गई परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के बारे में हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो संख्याएं परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या होती हैं। डेफिनेशन तो यही पढ़ते हैं। दूसरी इसकी ये भी होती है कि ये भी p/q के रूप में लिखी रहती हैं, और यहाँ भी q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। पर होता क्या है कि जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब इनके बारे में हम थोड़ा और जानें, तो थोड़ा और जानेंगे तो परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसके 2 टॉपिक पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो जिसका हर 0 ना हो, जिसका हर 0 ना हो। और क्या पढ़ा, क्योंकि हमने कहा है ना कि वो डज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी चीज इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, अंश व हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, अंश व हर दोनों पूर्णांक संख्या हो। तो अब इसमें एक और चीज आ गई, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसे ऊपर से रब करना पड़ेगा। ले लिया होगा पूर्णांक संख्या। तो थोड़ा बहुत पहले हम पूर्णांक संख्या के बारे में बता दें, क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्या का जिक्र हुआ है। ट्री को अभी हम आगे बढ़ाएंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है 0 से 1 2 3 4 5 अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं, और 0 से -1 -2 -3 -4 -5 ये भी अनंत तक, ये सारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। 0 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या हुई, पूर्णांक संख्याएं हुई। ठीक है, तो उसमें क्या कहा है, अंश व हर में पूर्णांक संख्याएं रहेंगी। ठीक है, भले माइनस की हो चाहे प्लस की हो, पूर्णांक संख्या रहेंगी। इनको क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, और इन्हें क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक।
अब कह रहे होगे आप लोग कि सर ये जीरो क्या है? जीरो ना धन पूर्णांक है ना एक ऋण पूर्णांक है। जीरो क्या है? ना धन पूर्णांक ना ऋण पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक धन पूर्णांक की डेफिनेशन यही है कि जो जीरो से बड़ी हो वो क्या कहलाती हैं? वो धन पूर्णांक कहलाती है। और जो जीरो से छोटी हो वो क्या कहलाती है? ऋण पूर्णांक। जीरो का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है, तो जीरो ना तो धन पूर्णांक में आता है ना ऋण पूर्णांक में आता है। ठीक है, तो हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से पहले परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, फिर आगे ये पूर्णांक हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये नंबर ट्री का ही पार्ट है। तो नंबर ट्री में आगे ये पूर्णांक आएगा तब इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी थोड़ा इसके बारे में बता दिया कि पूर्णांक संख्या होती क्या है, बस ये बता दिया। संख्या के अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के हमने क्या कहा? P बटे Q के रूप में लिखी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, पर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम दो भागों में दो रूल और पढ़े थे कि जिसका हर जीरो ना हो और अंश व हर दोनों पूर्णांक संख्याएं हों। अब हमने देखा कि पूर्णांक संख्या तो जीरो भी है, तो अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या ना हो, इससे भी तो काम चल जाता, पर ना, जीरो तो पूर्णांक संख्या है पर जीरो पूर्णांक संख्या नीचे नहीं आनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अंश व हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो ये सारा जीरो भी पूर्णांक संख्या है, पर जीरो हर में नहीं रहेगी। क्यों नहीं जीरो हर में रहेगी? जैसे कि मैं किसी संख्या में जीरो से भाग दूंगा तो कितना आएगा? अनंत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जीरो के हम किसी भी संख्या में भाग देंगे अनंत आता है। तो इस वजह से ये क्या हो जाती है? अनंत, जिसकी हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो वो परिमेय संख्या नहीं रहती है। तो परिमेय संख्या की क्या है कि अंश व हर के रूप में लिखिए, और हर क्या हो? जीरो के बराबर ना हो, हर जीरो ना हो, और दोनों संख्याएं अंश व हर एक पूर्णांक संख्या हो। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 5/2। 5 भी एक पूर्णांक संख्या हुई और 2 भी एक पूर्णांक संख्या हुई। और क्या देखते हैं हम? और देखते हैं हम -11/4। -11 भी क्या आएगा? एक पूर्णांक संख्या आएगी। 4 भी क्या रहेगी? एक पूर्णांक संख्या रहेगी। जैसे कि हमने लिखा 7, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। कैसे? सॉरी, ये भी एक पर 7 तो पूर्णांक है ही, और इसके नीचे हम एक मान लेंगे तो ये P/Q के रूप में लिख गई, P/Q के रूप में लिख गई, और Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो 7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? 7 परिमेय संख्या है। 7 हुई, जैसे कि 7 हो गया। अब परिमेय संख्या में एक और आती है, जैसे कि अब हम इसमें इसकी भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा, कितनी बार गया? 2.5 बार। तो क्या देखा हमने कि दशमलव की भी संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के रूप में तो लिखी रहेंगी, वो भी परिमेय संख्या रहती हैं, और दशमलव में भी लिखी होंगी, वो भी क्या होती हैं? वो भी परिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि पूरी बार भाग चले जाए, दशमलव में ये नहीं कहा कि सारी दशमलव की संख्या पूरी बार कट जाए, वो परिमेय संख्या होती है। क्या ये पूरी बार कट गया? बिल्कुल पूरी बार। तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या ही है एक ये P/Q, क्योंकि इसे हम दोबारा से P/Q में लिख सकते हैं ना। दशमलव को हटाने के बाद हम 10 लगा देंगे नीचे। 5 से ये कितना बार कटेगा? 5 बार। 5 से ये कितने बार कटेगा? 2 बार, क्योंकि P/Q के रूप में, और दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब दशमलव में भी हम जानते हैं, तो दशमलव में भी क्या होता है? दशमलव में जैसे कि मैंने इसे बताया, अंत होने वाला दशमलव, अंत होने वाला दशमलव। और कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जो पॉइंट के बाद अंत ही नहीं होते, चलते जाते हैं, तो अंत ना होने वाले दशमलव, अंत ना होने वाले दशमलव। तो अंत होने वाले दशमलव तो ये हो गए, जैसे कि मैं लिखता हूँ कोई चीज 5.347, ये अंत हो गया, अंत होने वाले दशमलव हो गए।
तो ये क्या होते हैं, ये परिमेय संख्या होती है। और जो अंत ना होने वाले दशमलव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि 6.6666 ये डॉट 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 ये चलता रहेगा, तो ये कभी अंत नहीं होगा ये दशमलव। जैसे कि 3.3333, अब वो हैं ये हो गए। और भी कुछ होते हैं, जैसे कि और कह सकते हैं हम 4.75432 894 ये ऐसे। तो अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, अंत ना होने वाले दशमलव में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो पुनरावृत्ति होते हैं, जैसे कि यहाँ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और हम इस पर बार लगा देंगे तो क्या लिख देंगे, हम इसे सबको हटा देंगे। 6 पे बार लगाने का मतलब क्या हो गया कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 पे बार लगा देंगे तो ये ऐसे लिख देंगे। इसे हम 3 5 कर देंगे तो यहाँ 3 5 की पुनरावृत्ति होगी। इसे खुल के कैसे लिखेंगे, 3 5 3 5 3 5, ठीक है। तो बार लगाने से क्या हो जाता है, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये पुनरावृत्ति वाले दशमलव, ये कैसे दशमलव हुए, पुनरावृत्ति वाले। और ये दशमलव कैसा हुआ, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये कैसा दशमलव हुआ, पुनरावृत्ति ना हो। तो जिनकी पुनरावृत्ति होती है वो सारे दशमलव क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति होती है। और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो लगातार जाते जाते हैं, उन दशमलवों को क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया परिमेय संख्या में कि P/Q के रूप में लिखी हो और Q जिसका 0 ना हो। फिर उसके बारे में हमने दो बताए थे कि हर 0 ना हो, क्योंकि Q हर के रूप में तो हर 0 ना हो, और अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या हो, तो ये सारी पूर्णांक संख्या है, तो ये हो गई परिमेय संख्या। तो अभी हमने अपरिमेय संख्या तो पढ़ा नहीं है, तो अब हम अपरिमेय संख्या देखते हैं। यहाँ मैंने दशमलव में बता दिया है कि दशमलव में अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति ना करे, चलती जाए अनंत तक, उसकी कहीं पुनरावृत्ति ना हो। और जो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है वो संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और या आपको दशमलव के बाद जिनका अंत हो जाए वो भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या में मैंने बताया था कि जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या है। हाँ, इनको भी P/Q के रूप में लिखा जाता है। Q यहाँ भी 0 नहीं होता, क्योंकि मैंने बता दिया है कि किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, किसी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। और इस अनंत का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो ना इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे ना अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो दोनों में क्या होता है कि Q 0 नहीं होता, अंश 0 नहीं होती। तो अब अपरिमेय के हम एग्जाम्पलों में जाएंगे, अपरिमेय संख्या के में एग्जाम्पलों में हम जाएंगे। तो यहाँ होता क्या है, अपरिमेय संख्या के में ऐसी संख्या होती हैं जो जैसे कि रूट में कहते हैं, जिनकी रूट में जिनकी वैल्यू ना हम क्लियर कर पाए, जैसे कि √2, इसकी कोई वैल्यू नहीं क्लियर है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और इसे हम P/Q के रूप में लिख देंगे। ये कैसी है, पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये रूट में। और ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि ये रूट में है, दो रूट में ना होता तो ये कैसी संख्या हो जाती, पूर्णांक संख्या हो जाती दो, और ये एक तो पूर्णांक है ही, तो ये कैसी संख्या हो गई, √2, अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे कि √3, क्या √4 कैसी संख्या रहेगी, क्या ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है √4 की, 2, और 2 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या। √4 नहीं होगी। अब हम कहें कि √16 नहीं होगी, ये 4 का वर्गमूल,
इसका वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो मतलब ये ऐसी संख्या नहीं होंगी जिनका कोई वर्गमूल हम ना क्लियर कर पाए, वो संख्या कहाँ जाएंगी? अपरिमेय संख्या में जाएंगी। और क्या जाएगा अपरिमेय संख्या में? पाई जाएगी अपरिमेय संख्या में। अब कोई इसमें बोलेगा कि सर आप पाई तो कह रहे हो, पर पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, और 22 भी एक पूर्णांक संख्या है और 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहाँ है? हाँ, 22/7 एक परिमेय संख्या है, पर मैं कह रहा हूं पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय। अब ये तो अलग अलग बात हो गई कि सर हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, पाई को अपरिमेय बता रहे हो, और 22/7 को आप परिमेय बता रहे हो। हाँ, इसका अभी हम बताते हैं क्यों। क्योंकि हमने ये कहा था कि क्योंकि जो ये 22/7 होती है पाई की, ये लगभग वैल्यू होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये लगभग वैल्यू है, और लगभग वैल्यू है इस वजह से ये मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। हम इसे काटने भी चले तो हमने क्या क्या था कि जिसका अंत हो जाए, दशमलव पूर्ण कट जाए, वो परिमेय संख्या होती है। तो 22/7 को हम काटने जा रहे हैं। या फिर हमने ये कहा कि दशमलव के बाद वो पुनरावृत्ति हो जाए, तब भी वो क्या वो कहेगी? परिमेय संख्या कहेगी। और दशमलव के बाद जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो अंत तक चलती जाए, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम इसे काट के देखते हैं, 7 × 21, 3 बार गया, एक बचा, दशमलव लग गया, 7 × 1 = 7, कितना बचा? 3 बचा है, 7 × 4 = 28, कितना बचा? 2 बचा है, 2 बचा, 7 × 2 = 14, कितना बचा? 6 बचा है, 6 बचा, 7 × 8 = 56, कितना बचा? 4 बचा, 4 × 7 = 35, कितना बचा? 5 बचा, 7 × 35, कितना बचा? 5, और 5 बचा, 7 × 7 = 49, कितना बचा? 1 बचा, तो 1 में देंगे 7 × 1 = 7, हाँ, कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया, 7 × 4 = 28, कितना बचा? जो 2 बचा, तो 2 का मतलब 20, 7 × 2 = 14, कितना बचा? 6 का मतलब 60, 8 × 7 = 56, कितना बचा? 4 का मतलब 40, 7 × 5 = 35, और कितना बचा? 5 बचा, और फिर 35, 5 बचा, फिर देंगे हम 50, 70, 49। तो हमने क्या देखा कि ये इतने नंबर क्या हो रहे हैं? पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये मतलब कैसा हुआ? इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और जो दशमलव के बाद संख्या पुनरावृत्त होती है, वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और जो दशमलव के बाद जिसकी पुनरावृत्ति ना हो और अनंत तक चलती जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो 22/7 कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम वापस ट्री पे लौट के आते हैं। ट्री पे लौटे तो अभी हमने पढ़ लिया परिमेय संख्या। में पढ़ते हैं भिन्न, फ्रैक्शन, दशमलव, डेसिमल, इंटीजर, पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं। पूर्णांक के बारे में अभी हमने थोड़ा पढ़ाई है कि जो 0 से 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक रहे, और ऐसे ही माइनस की ओर अनंत तक रहे, माइनस अनंत तक रहे, वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। भिन्न संख्या क्या कहलाती हैं? भिन्न तो सभी लोग जानते हैं, जिसमें P/Q के रूप में लिखी हो वो सारी संख्याएं भिन्न संख्या कहलाती हैं। P/Q के रूप में लिखी हो, अंश और हर के रूप में लिखी हो, वो भिन्न संख्या कहलाते हैं। और दशमलव संख्या क्या कहलाती हैं? जिनमें दशमलव आ जाए वो दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2.5, जैसे कि
3.475 ये सारी दशमलव संख्याएं हो गई। जैसे कि 2/5 ये क्या हो गई, भिन्न संख्याएं हो गई, और ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब पूर्णांक संख्याएं में हम देखते हैं, एक तो ऋण पूर्णांक होता है ये सारा क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और ये क्या होता है, धन पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो को भी संभाल लेंगे हम, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, होल नंबर, होल नंबर। यदि जीरो भी संभाल लें तो, यदि जीरो भी संभाल लें तो जीरो से लेकर अनंत तक को क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को जब हम अलग अलग दो पार्टों में तोड़ेंगे तो एक को क्या कहेंगे हम, जीरो अलग कर देंगे, प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 1 डॉट 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 अनंत तक पूर्ण संख्या हो गई। जब हम बात अलग अलग करने जा रहे हैं तो जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को मिला के हम पूर्ण संख्या बनते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और जीरो ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, पर जीरो को हम संभाल के और सारे धन पूर्णांकों को संभाल देंगे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर को जब हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो जीरो अलग हो जाती है और प्राकृतिक संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इधर हम इसके कोई पार्ट, इसके पार्ट हमने अभी बताए थे। इसके पार्ट क्या होते हैं, अंत होने वाला दशमलव, ऐसा दशमलव जो अंत ना हो, पर उसमें भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, पूर्ण, उसमें क्या होता है, पुनरावृत्त दशमलव, और मतलब पुनरावृत्त ना होने वाले दशमलव। जब हम भिन्न में पढ़ते हैं तो भिन्न में हम पढ़ेंगे 3 पार्ट पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, उचित भिन्न, भिन्न, ये उचित भिन्न क्या होती है, अंग्रेजी में इसे कहेंगे प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या होता है, अनुचित भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, भिन्न में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। अब ये उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न होती क्या है। उचित भिन्न होती है जो 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो वो उचित भिन्न, जो 1 से बड़ी हो वो अनुचित भिन्न, और इनका मिक्सअप 1 से बड़ी हो और जो इनका मिक्सअप होता है वो मिश्रित भिन्न होता है। जैसे कि आप 1 से छोटी का क्या मतलब हुआ कि 1 से छोटी हो, 1 से छोटी का मतलब ये हुआ कि 5/7, क्या ये 1 से छोटी है, बिल्कुल है। यदि ऊपर हम 7 कर दें, हर में भी, अंश में भी 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अंश में 7 किया, हर में 7 किया तो क्या आया, 1 आया। और यदि अंश छोटा है हमारा तो सिंपल सी बात है, ये 1 से छोटा होगा। हम भाग भी देके देख लेंगे, क्या पूरी बार भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और फिर हम भाग देंगे तो क्या हो गया, हम जीरो दशमलव लगा रहे हैं तो ये 1 से छोटी हो गई। तो ऐसी भिन्न जो 1 से छोटी हो वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न। जो 1 से बड़ी हो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अनुचित भिन्न। ये 1 से बड़ी है, ये अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 सही 4/7, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, इसे ऐसे लिखेंगे। और जब हम इसे ऐसे लिख देंगे 1 सही है इतने, तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। अनुचित भिन्न का ही खुले रूप को ही मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब जो ये इनके बीच में हम किसका साइन मानते हैं, जो 1 सही 4/7 है, इन दोनों के मध्य में किसका साइन होता है, क्या गुणा का होता है, नहीं, 1 का साइन होता है, और सॉरी प्लस का साइन होता है, 4/7। ऐसे तो हम करते हैं।
7 + 4/7, 11/7, यही तो होता है। तो मिश्रित भिन्न में जो पूर्ण संख्या होती है और जो दशमलव जो p/q के रूप में लिखी हुई संख्या होती है, उन दोनों के मध्य प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, उचित भिन्न पढ़ेंगे, अनुचित भिन्न पढ़ेंगे और मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के भी 4 पार्ट होते हैं। तो आज हम पहले 3 पढ़ रहे हैं, फिर नहीं सभी को जब हम बाद में एक एक करके फुल डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हमारा उद्देश्य था कि हम नंबर ट्री को जाने, कि नंबर ट्री होता कैसे है। तो हम कहाँ पे पहुंच गए? प्राकृतिक संख्याओं पे। प्राकृतिक संख्याओं के भी हम क्या पढ़ेंगे? 4 पार्ट पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, इसके 4 पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। नेचुरल नंबर के भी हम 4 पार्ट पढ़ेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 की भाग चली जाए, वो सम संख्या। 2 से पूरी बार कट जाए, वो सम संख्या होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं सम संख्या के? जैसे कि खुद 2 खुद हो गया, 4, 6, 8, 10 जिनमें 2 की भाग चली जाए। विषम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 की भाग ना जाए, जैसे कि एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये तो हो गई सम संख्या, ये हो गई विषम संख्या। अब ये भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका थोड़ा वो है, तो हम इसे बताते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, पहले हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड हों। और वो 2 गुणनखंड क्या होने चाहिए? फर्स्ट 1 और सेकंड गुणनखंड क्या होना चाहिए? वह संख्या स्वयं। और दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक होना चाहिए, एक वह संख्या स्वयं होने चाहिए, और दोनों ये अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जो भाज्य संख्या ना होगी वो अभाज्य संख्या होगी। वैसे इसकी भी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। भाज्य अभाज्य, जैसे कि हम संख्या लिखते हैं तो हमने लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने पूछा एक भाज्य या अभाज्य, क्योंकि 1 के गुणनखंड हम करने जाएंगे तो 1 का गुणनखंड 1 हुआ, इसके गुणनखंड किए तो हमने 1 और 2, इसके गुणनखंड किए तो हमने 1 और 3, इसके गुणनखंड 1, 2, 4, इसके गुणनखंड 1 और 5, इसके गुणनखंड किए 1, 2, 3, इसके गुणनखंड 1 और 7, 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 9 के गुणनखंड 1, 3, 9, और 10 के गुणनखंड 1, 2, 5, 10। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों और वह गुणनखंड दोनों अलग अलग हों, एक हो और एक वो स्वयं हो, तो क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? एक ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, क्योंकि उसने ये कहा कि दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए। ये ना कहो आपके एक कह रहे थे सर एक, तो एक है
और स्वयं वो संख्या स्वयं है, पर दोनों अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। केवल दो के कितने गुणनखंड है? केवल दो गुणनखंड है। एक है और एक वो संख्या स्वयं है। तो दो क्या है? अभाज्य संख्या। तीन क्या है? अभाज्य संख्या। चार क्या है? दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो भाज्य संख्या। पांच क्या है? अभाज्य संख्या। छह क्या है? दो से अधिक हो गए, भाज्य संख्या। सात क्या है? अभाज्य संख्या। आठ क्या है? भाज्य संख्या। नौ क्या है? भाज्य संख्या। 10 क्या है? भाज्य संख्या। तो और हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं 25 होती हैं। सॉरी, अभाज्य संख्या 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। दो केवल एक सम अभाज्य संख्या है। दो के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। इसका रीजन सम क्यों नहीं है? क्योंकि सम संख्याओं का फैक्टर खुद गुणनखंड एक खुद दो हो जाता है। तो एक तो वो दो हो जाएगा, उसका गुणनखंड एक एक हो जाएगा, एक वो संख्या हो जाएगी तो उसके दो से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। तो क्या होगा? वो मतलब अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। तो केवल एक मात्र सम अभाज्य संख्या होती है, वो क्या होती है? दो। तो आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं। इससे करने से पहले हम दोबारा से पुनः तुम्हें नंबर ट्री बना के बता दें, जो हम नंबर ट्री बनाना चाह रहे थे, क्योंकि कंफ्यूज हो गए होंगे सारे लोग के सर ने पढ़ा के क्या क्या दिया और क्या कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। अब हम इसे छोटे छोटे करके नंबर ट्री बना देते हैं। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार।